हेलो, आप सभी को नमस्कार। हिंदी कक्ष की ओर से आप सभी का स्वागत है आज की इस संगोष्ठी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान में अभी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर हम कई प्रतियोगिताएँ भी करा रहे हैं और उनके साथ-साथ हम संगोष्ठी का भी आयोजन करा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज अवसर है हमारे लिए हिंदी संगोष्ठी का, जिसका विषय है युवाओं में वाचन संस्कार, सशक्त राष्ट्र की आधारशिला। तो आज की ये विषय बहुत ही अच्छी है, उम्मीद करते हैं और आशा भी है हमें कि आप इस विषय से बहुत लाभान्वित होंगे और इस अवसर पर हमारे संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफ़ेसर शिरीष केदारे सर उपस्थित हैं और आज के मुख्य अतिथि प्रोफ़ेसर मिलिंद मराठे सर हैं। हमारे बीच रजिस्ट्रार सर गणेश भोरकड़े सर हैं और जोगलेकर सर और कुलकर्णी सर भी उपस्थित हैं। और इन सभी महोदय की उपस्थिति से ये कार्यक्रम और भी सुशोभित हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम को ज़्यादा विलंब ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि आज के मुख्य अतिथि प्रोफ़ेसर मिलिंद मराठे सर से कि आप इस यहाँ पे मंच पे उपस्थित हों। साथ ही हमारे संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफ़ेसर शिरीष केदारे सर से मैं निवेदन करूँगा कि आप मंच पे आएँ। कार्यक्रम की अगली पीढ़ी पे बढ़ते हैं और मैं प्रोफ़ेसर शिरीष केदारे सर से निवेदन करूँगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि मिलिंद मराठे सर का स्वागत पुष्पगुच्छ और शाल से करें। साथ ही हिंदी हिंदी अधिकारी मैं सुश्री वैशाली बहुलकर मैम से निवेदन करूंगा कि आप हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफ़ेसर शिरीष केदारे सर का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। साथियों, पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं है, एक संस्कार है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है और साथ ही हमें संवेदनशील और भावनात्मक तौर पे भी सशक्त करती है। इसलिए कहते हैं पढ़ने से विचार बनते हैं, विचारों से कर्म और कर्मों से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। और हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए निरंतर पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। हम इस विषय पर और भी विस्तार से जानेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफ़ेसर मिलिंद मराठे सर से और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे निदेशक महोदय से कि आप आज के जो मुख्य अतिथि है उनका परिचय दें। मैं पहले तो अपने वक्ता जो है इनका परिचय करा देता हूँ। प्राध्यापक मिलिंद मराठे वैसे पेशे से इंजीनियर है। विजिट किया यानी वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो माटुंगा स्थित है, वहाँ से आपने डिग्री हासिल की है और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और भी वहाँ से किया है। बाद में केजे सोमैया अभियांत्रिकी कॉलेज, उसमें इलेक्ट्रिकल के प्राध्यापक रहे काफ़ी साल से और वहाँ पे विभाग के मुख्य भी प्रमुख भी रहे और काफ़ी हमारा संपर्क उस समय भी था। और अभी फिलहाल वर्तमान में आप भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट इसके अध्यक्ष इस नाते काम देखते हैं, जो दिल्ली में स्थित है। अन्यथा मिलिंद जी ठाणे से है। आपके पास शिक्षा क्षेत्र में काफी काम करने का अनुभव है, भरपूर अनुभव है। शिक्षा नीति पे, शैक्षिक शोध, प्रकाशन क्षेत्र में, शिक्षा की स्थिति में निचली स्तर तक जाके सर्वेक्षण करना, विद्यार्थियों से बात करना, प्राध्यापकों से बात करना और इस विषय में व्हाइट पेपर जिसे श्वेत पत्रिका प्रकाशित करना, ऐसे सभी काम उन्होंने काफी समय से किए हैं। शिक्षा की संगोष्ठियों में भी निबंध शोध पत्र दाखिल किए हैं, पढ़े हैं। 2002 में आप सद्भावना मिशन से अफगानिस्तान भी जाके आए हैं। आपने शैक्षिक पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है। समाज क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पर्यावरण संरक्षण, सर्वांगीण विकास, इस विषय में भी आपका अध्ययन और कार्य है और विद्यार्थियों के साथ आपका काफी
संपर्क रहा है पूरे देश भर के, और उनको प्रेरित करना, उसके लिए प्रवास करना, ये काम वो करते रहे हैं। अमृत काल में पुस्तकों और पाठन को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनाया जा सकता है, इस विषय से भी वो अभी NBT राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आप पुस्तक ये विषय, उसकी क्या स्थिति है, उसे पढ़ना, एक मूवमेंट, इस तरह से उसे कैसे आगे ले जाना, इस पर शायद हमें कोई मार्गदर्शन करेंगे। और वैसे पढ़ना ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो हमारे हॉस्टल में लिखा रहता था कि जब मैं पढ़ रहा हूँ मुझे जगाओ मत। तो पढ़ने की प्रक्रिया में चिंतन, मनन और ये सभी बातें भी आती है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना और अपना अनुभव, इसका संबंध जोड़ना, यह प्रक्रिया पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पढ़ना, शब्द पढ़ना ये पूरा नहीं है। शब्द पढ़ने से उसके पीछे की संकल्पना समझना, उस संकल्पना को अपने अनुभव से संबंधित जोड़ना, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, और उससे आगे जाके फिर लिखना, उसका तार्किक सुसंगत रचना से विचार करना, लिखना। तो पढ़ना और लिखना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि काव्यशास्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमताम, व्यसन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मतलब काव्य शास्त्र की पढ़ाई, विनोद, कला, इस विषय में बुद्धिमंत विवेकी लोगों का समय जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम मतलब बुद्धिमान लोग। व्यसने तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसन, विविध प्रकार के व्यसन, निद्रा बस सोए रहे, या फिर कलह, झगड़े, इसमें ही मूर्खों का समय जाता है। तो ये जो काव्य शास्त्र विनोदेन की प्रक्रिया है, उसमें पुस्तकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल पुस्तक अलग अलग माध्यम से उपलब्ध है, फिजिकल, कागज पे, या फिर कंप्यूटर पे, वेब पे, सभी तरह, या फिर सुनने के लिए ऑडियो बुक्स। लेकिन पुस्तक पढ़ना या ऑफकोर्स सुनना, उसका एक अलग वर्जन, ये भी जरूरत है। इसलिए पुस्तकों पढ़ते समय रुकना ये भी जरूरत है। पॉज, थिंक अबाउट इट, सोचो। पुस्तक पढ़ने की प्रक्रिया में जैसा आप ऐसे करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो कैसे करते हैं? रुकते हैं, सोचते हैं, जो पढ़ा उस पर सोचते हैं। तो इससे थोड़ा सा अधिक लाभ मिलता है। हम ऐसे कहते हैं कि अभी ये कहते हैं ना कि स्वदेशी पढ़ो, अमेरिकन कहते हैं कि अमेरिकन यूज करो, बी अमेरिकन बाय अमेरिकन। हम कहते हैं कि भारतीय बनो, स्वदेशी उपयोग में लाओ। तो ये करना ही है। तो हमारी भाषा जो है वो महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय भाषा है अलग अलग, उसका एक रचना ही अलग है। और अभी हम जो भारत जैन का प्रकल्प हमें मिला है, वो जो जैन AI, हम भारतीय जैन AI बना रहे हैं भारत जैन नाम का, उसके पूरी स्ट्रक्चर में, उसकी रचना में संस्कृत और भारतीय भाषा मध्य बिंदु है। हम भारतीय भाषा का इंग्लिश में अनुवाद और इंग्लिश से पुनः भारतीय भाषा में अनुवाद, ऐसा इस तरह से वो जैन AI नहीं है। पूरी उसकी रचना ही भारतीय भाषाओं के और संस्कृत के आधार पर है, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिक है। तो इस तरह से भारतीय भाषा अगर हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, तो ये भाषा आगे जाएगी, और इसका महत्व भविष्य में बहुत है। और इसलिए सभी पुस्तकें पढ़ो, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय पुस्तकें पढ़ो, अन्य भी पुस्तकें पढ़ो। पुस्तकें कहीं गलत नहीं होती। हाँ, हम उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। तो हमें दिमाग कंधे पे रखकर, जगह पे रखकर पुस्तकें पढ़नी चाहिए।
पुस्तकों की विशेषता क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र और शंतनु किर्लोस्कर जी का चरित्र या गणित की पुस्तक एक साथ पीठ को पीठ लगा के खड़ी रह सकती है, बैठ सकती है। उनको कालातीत है, व्यक्तितीत है, विषयातीत है, उसके परे किताबें हैं। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वता, पूरे विश्व से नए नए विचार आने चाहिए। अंग्रेजी किताब भी पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, स्वदेशी हो विदेशी हो, पुस्तकें पढ़ो। ये पुस्तकों की विशेषता है। मैं कहीं जाता हूँ तो उनके घर में देखता हूँ कौन सी किताबें हैं, वो आके मुझे बिठा के पानी लाने जाते हैं तो मैं खड़ा होके देखता हूँ कौन सी किताबें हैं। तो उससे ध्यान में आता है कि इस व्यक्ति की मतलब रुचि क्या है, स्वभाव क्या है। फिर दूसरा भी एक प्रक्रिया मैं करता हूँ कि आने के पूछता हूँ इससे कौन सी किताबें पढ़ी है, तो या तो ना बोलता है या दो तीन बताता है। आपकी थोड़ा सॉफ्टली बोलना है तो कौन सी किताबें आपको अच्छी लगती है ऐसे पूछो, पढ़ी है नहीं मैंने, वो तो एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन उससे उसका सही स्वभाव ध्यान में आता है। तो पुस्तकों से व्यक्ति की पहचान होती है। तो यह पुस्तक अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। पुस्तक दवा भी है। अगर आपको लगा ये निराशा लगे तो कोई अच्छा वाला एक होता कारवर, किताब पढ़ो। कारवर जी ने कैसे उनके जीवन में संघर्ष किया उसे पढ़ो। ज्ञानेश्वर जी ने किस तरह से संघर्ष किया, क्या लिखा, पढ़ो। चरित्र पढ़ो। ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चरित्र पढ़ो। तो पुस्तक अपने दवा है। अलग अलग स्थिति में पुस्तक साथ में अपने दवा करके काम करती है, आपके विचारों को उन्नत कर सकती है। पुस्तक अपने मित्र है, किसी भी स्थिति में अपने साथ आते हैं, जब चाहे तब उपलब्ध रहते हैं, जो चाहे उस तरह का सलाह देते हैं। तो पुस्तक अपने मित्र है और पुस्तक अपने गुरु है, हमें इतना सिखाते हैं। हाँ, अपनी सीखने की इच्छा चाहिए, उसे पढ़ने की प्रक्रिया अगर ठीक तरह से है तो अपना सीखने की प्रक्रिया ठीक बनेगी और पुस्तक गुरु करके भी काम करेंगे। तो रामदास जी, समर्थ रामदास कहते हैं कि दिशा माझी काही तरी ते लिहावे, हर दिन कुछ न कुछ तो थोड़ा सा लिखो, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे। तो लेकिन जो भी समय मिले उसे पढ़ते जाओ। तो ये किताब, पुस्तकें अपने जीवन का इतना अविभाज्य अंग है। उस विषय पर मिलिंद जी आज बोलने का मैं साहस नहीं करूंगा, प्रयास भी नहीं करूंगा। हमें उपलब्ध हुए हैं, इसलिए आपका स्वागत और आपको भाषण के लिए न्योता। जी, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा, भी दे। ओके। और मुझे शायद बीच में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जितना हो सके मैं रुकूंगा। और तो सभी को नमस्ते। वैसे बहुत ही मेरे विषय प्रस्तुति के प्रारंभ में ही मैं आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे, इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने ये अवसर आप जैसे संस्थान में आकर मेरे विचार रखने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको 22 तारीख को ही आना है ताकि वो स्वयं कुछ समय इसमें रह सकेंगे। नहीं तो वैसे तो हिंदी पखवाड़ा तो 14 सितंबर से 15 दिन चलता है, उत्तर क्षेत्र में कहीं 1 से 15 भी चलता है। 14 का एक विशिष्ट है कि 1949 में जब संविधान सभा बन रही थी तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये कहा ड्राफ्ट में, 50 को तो अप्रूव हुआ 26 जनवरी को, लेकिन उस समय तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी को, देवनागरी लिपि के हिंदी को भारत की भाषा के नाते प्रदान करेंगे अधिकार, ऐसा उनका। और फिर बाद में वो सब, इसी कारण से ये 14 सितंबर ये इंपॉर्टेंट हुआ और 14 से 15 दिन ये हिंदी पखवाड़ा पूरे देश में
मनाना शुरू हुआ। और उसका भी श्रेय अगर किसको जाता है तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। उन्होंने उस दिन से हिंदी पखवाड़ा पूरे देश भर में मनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस समय उन्होंने लिया। तो उसके तहत आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए जब हम एकत्र आते हैं तो कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो रहता ही है। तो मुझे कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे कुलकर्णी सर का नाम मुझे श्री जी ने बताया और मुझे और एक आश्चर्य लगा, आनंद भी हुआ। वो हमारे थाना में मैं जहां रहता था स्कूल के जमाने में, तो वहां वो भी रहते थे। तो हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेले हैं और आज वो बहुत बड़े आईआईटी में प्रोफेसर और कई प्रकार का दायित्व लेते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात मुझे लगी कि कोऑर्डिनेटिंग पर्सन भी हमारे पुराने मित्र रहे। चलो एनीवे, शुरू में मेरे मन में ऐसा है कि जो विषय मुझे दिया है उस विषय को प्रारंभ करने से पहले एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी एक 5 मिनट कुछ मैं जानकारी बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव देश भर में प्रवास करते समय ऐसा है कि यद्यपि 1 अगस्त 1957 को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का गठन हुआ, फिर भी बहुत सारे लोगों को, शिक्षित महाविद्यालय क्षेत्र के भी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास मालूम नहीं है। हमारी कमी रही स्वाभाविक रूप से, लेकिन ये फैक्ट है। इसीलिए मुझे लगा कि शुरू में कुछ एक 5 मिनट मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के बारे में भी कहूंगा। तो दिल्ली में हमारा केंद्र है, देश भर में 4 जोनल ऑफिसेस है, 20 बुक प्रमोशन सेंटर्स है और उस प्रकार से हमारा काम चलता रहता है। मुख्य 3 मैंडेट है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के। पहला मैंडेट है फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी उम्र के भारत के व्यक्तियों के लिए भारत केंद्रित कैजुअल रीडिंग की किताबों का निर्माण करना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का यह मानना है कि फोर्स्ड रीडिंग एंड कैजुअल रीडिंग, आप जो परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ता है। आप प्रोफेशन में गए तो कोई रेफरेंसेस लेना पड़ता है। समझो आप एडवोकेट है और आपके सामने केस चल रही है, तो उसके बारे में पहले क्या वर्डिक्ट्स आए हैं, कोर्ट्स के जजेस ने क्या क्या कहा है, उनको पढ़ना पड़ता है। एनबीटी उसको वास्तविक रूप में पढ़ना नहीं मानते। हम उसको कहते हैं कि इट्स अ फोर्स रीडिंग। आपके प्रोफेशन के लिए, परीक्षा पास होने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ रहा है, तो उसमें कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का मैंडेट है कैजुअल रीडिंग, यानी जिससे उस प्रकार से लाभ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक आनंद मिलेगा, रुचि के अनुसार आपको नए नए विषय की जानकारी मिलेगी, जिससे इंटरेस्ट, आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, उसका कोई लाभ मॉनिटरी सोशली आपको नहीं है, व्यक्तिगत रूप में निश्चित रूप से है। तो कैजुअल रीडिंग प्रमोट करना, तो ये उस प्रकार की किताबों का निर्माण, ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि भाषांतर, या ठीक शब्दों में कहना है तो भावांतर। तो भावांतर देश की जितनी भी भाषाएं हैं, और देश की क्यों, विदेश की भी जो भाषा है, उन भाषाओं में लिखा गया अच्छा साहित्य, मौलिक साहित्य को भारत की भाषाओं में भावांतरित करना, ये दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का। और तीसरा उसका आधार है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ये दोनों उद्देश्य अगर सफल होने हैं तो वाचन संस्कृति देश में उत्पन्न होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में। और आज थोड़ा चैलेंज, आह्वान जिसको कहते हैं, वो उस वाचन संस्कृति के ऊपर आया है। रीडिंग, फोर्स रीडिंग तो सब करते हैं, करना ही पड़ता है। वाचन संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह आया है, इसलिए वाचन संस्कृति को बढ़ावा देना, यह एक्चुअली राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिससे पहले 2 उद्देश्य एक सपोर्ट उनको मिल सकता है। थोड़ा अगर मैं स्टैटिस्टिक बताऊं तो आज की डेट में कुल मिलाकर 44,580 टाइटल्स राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के आज उपलब्ध है, टाइटल्स।
उसमें 68 लैंग्वेजेस में ये किताबें हैं। 68 लैंग्वेजेस, यानी भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषा और अंग्रेजी, ऐसे 23 भाषाओं का जिक्र है। लेकिन हमने अभी तक 68 लैंग्वेजेस तक हम गए हैं, और 69th अभी हमने जोड़ा है। वो अभी हाल ही में श्रीनगर में चिनार पुस्तक महोत्सव हुआ था। उस पुस्तक महोत्सव में गोजरी करके कश्मीर के बकरवाल गुज्जर समाज, जो कुल मिलाकर 15 लाख तक की आबादी उनकी है, उनकी वो भाषा है। तो इस चिनार पुस्तक महोत्सव में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 32 किताबें हिंदी टू गोजरी, इंग्लिश टू गोजरी का भावांतर किया, और एक दृष्टि से वो 69th भाषा हमारी हो गई। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की जितनी लैंग्वेज है उसमें से 6 लैंग्वेजेस में हमारा काम है, यानी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश। अब इंग्लिश वैसे 23rd भी है और यूएन की भी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है। अभी भारत सरकार को मॉस्को इंटरनेशनल बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के लिए बुलाया था, तो वहां हमने 22 टाइटल्स रशियन भाषा में भाषांतरित किए। तो इस प्रकार का हमारा एक स्टैटिस्टिक है। तो 68 लैंग्वेजेस। अब एक ही मैं संख्या बताकर मुख्य विषय की ओर मैं जाना चाहूंगा, और वो विषय है प्रतिवर्ष एक फाइनेंशियल ईयर में, या एक एकेडमिक ईयर हमारा नहीं है एनबीटी का, इसलिए मैं फाइनेंशियल ईयर कह रहा हूं, उसमें हम एक वर्ष में कितनी किताबें हम निकालते हैं। तो हमारा जो कुल मिलाकर 44,000 वाला टोटल टाइटल्स का जो पूल है वो आपको ध्यान में आएगा। तो हमारे पब्लिकेशंस के 4 प्रकार है। एक है ओरिजिनल, फर्स्ट टाइम क्यूरेटेड, सेकंड इज ट्रांसलेशन, थर्ड इज रीप्रिंट। रीप्रिंट का अर्थ है कि किताब तैयार है, डिमांड अच्छी आ गई, तो उसको हम केवल रीप्रिंट करते हैं, तो 8 दिन में वो किताब आ जाती है, रीप्रिंट। और फिर कुछ है वो रिवाइज्ड है, यानी डिमांड अच्छी है, हम ऑथर को कहते हैं कि वी वांट टू रीप्रिंट इट, वो बोलता है रुको, मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, मैं उसको कुछ अपडेट करना चाहूंगा। तो ये 4 कैटेगरी है। अब स्वाभाविक रूप से रीप्रिंट और रिवाइज्ड ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सिंपल है। लेकिन क्यूरेटेड भी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे 24-25 में तो 157 है, यानी 157 किताब हमने फर्स्ट टाइम क्यूरेट करके उस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में हमने लाई है। फिर 381 भावांतर है, भाषांतर है, 3300 रीप्रिंट है, और 58 रिवाइज्ड है। बिल्कुल 2017 से का पूरा ये स्टैटिस्टिक है। तो यही अगर मैं 4 कैटेगरी लूंगा, ओरिजिनल, ट्रांसलेशन, रिवाइज्ड एंड रीप्रिंट एंड रिवाइज्ड, तो ये मैंने लैंग्वेज के हिसाब से भी उसमें दिया है। और आप स्वाभाविक रूप से देख पाएंगे कि हिंदी और इंग्लिश ये हमारा ज्यादा नंबर है, क्योंकि उसका मार्केटिंग भी ज्यादा है। तो ये भी एक लैंग्वेज वाइज ही उसका एक 2 मिनट में थोड़े कुछ फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव्स जो एनबीटी ने लिए वो भी आप सबके सम्मुख मैं रखना चाहूंगा। तो ये बुक फेयर पहली बार कब किया वो सब तो बात है। तो फर्स्ट टाइम 1972 में हमने न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर भारत में आयोजित किया। शुरू में 1972 से 2 साल में एक बार होता था, अभी प्रतिवर्ष ये बुक फेयर हो रहा है। इस वर्ष 2026 10 जनवरी से 18 जनवरी भारत मंडपम न्यू दिल्ली यहाँ पे वो होगा। और इस निमित्त मैं कह सकता हूं कि आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आइए, 1-2 दिन देखिए, बहुत ही विशाल उसका स्वरूप रहता है। उसके बाद हमारा एक यूनिक कोर्स हम चलाते हैं, वो है बुक पब्लिशिंग कोर्स। क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि आज जितने भी पब्लिशर्स हैं वो फॉर्मली पब्लिकेशन इंडस्ट्री में ट्रेंड नहीं है। कोठावड़े बंधु जी ने पहले शुरू किया, उनका पुत्र आज चला रहा है। तो ऐसे एक फैमिली बिजनेस के नाते वो चलता है। लेकिन आज पब्लिकेशन इंडस्ट्री ये बहुत ही मल्टी स्किल रिक्वायर्ड इंडस्ट्री बन गई है, कई उसके एस्पेक्ट है।
तो ये हमने अनुभव किया, और इसलिए हमारा बुक पब्लिशिंग कोर्स है, वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन भी है। अभी ये आने वाले 4 अक्टूबर से हमारा ऑनलाइन कोर्स शुरू हो जाएगा। उसके बाद पीएम युवा इनिशिएटिव, ये भी हमारा यंग ऑथर्स को मेंटर करने का हमारा एक प्रयास है। पीएम युवा 1 में 75 युवाओं को हमने सिलेक्ट किया, उनकी किताबें पब्लिश हो गई और वो आज उनको रॉयल्टी मिली है। पीएम युवा में 75, पीएम युवा 2 में 43 और पीएम युवा 3 में 50, इतने यंग ऑथर्स को वी कुड आइडेंटिफाई। और फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के बुक फेयर में ऑनरेबल प्रेसिडेंट भारत की मैडम मुर्मू, उन्होंने उन सभी लेखकों को राष्ट्रपति भवन उनके किताबों के साथ बुलाया था। तो ये भी एक गौरव पीएम युवा 3 में हमें मिला। जो तीसरा मैंडेट बुक एनबीटी का है वो है प्रमोटिंग रीडिंग कल्चर। उसके लिए आज हम बहुत बड़ी संख्या में बुक फेयर्स करते हैं, क्योंकि बुक फेयर का एक लाभ ऐसा रहता है कि एक जगह पर सभी किताबें अलग अलग विषयों की आपको मिलती है और एक सेलिब्रेशन का माहौल उससे बन जाता है, उससे पढ़ने की भावना ट्रिगर हो जाती है लोगों के मन में। तो हमारे बहुत सारे बुक फेयर्स रहते हैं, वो रीजनल रहते हैं। तो लद्दाख बुक फेयर से लेकर चिनार, जिसका मैंने जिक्र किया, कश्मीर, उज्जैन, अभी गोमती बुक फेयर चल रहा है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया सैटरडे को, तो वो अभी चल रहा है। तो गोमती बुक फेयर, अहमदाबाद बुक फेयर, अपने राज्य में कहा जाए तो 2 साल से पुणे पुस्तक महोत्सव बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अगर आप दिल्ली में नहीं आना संभव है तो मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि पुणे पुस्तक महोत्सव को आप निश्चित विजिट करें। 1 डे मॉर्निंग निकलकर शाम तक आप पहुंच सकते हैं। शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट, संबलपुर, इट इज द 5th सिटी फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन उड़ीसा। तो केवल कैपिटल नहीं, ऐसे छोटे स्थानों पर भी करने का हमारा प्रयास रहता है। पटना और ग्लोबल भी, इस बार हम रशिया में मॉस्को इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए भी हम गए थे। तो ऐसे कई विषय हम उसमें करते हैं। चिल्ड्रन बुक भी ये हमारा एक बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि रीडिंग कल्चर चिल्ड्रन से शुरू होना चाहिए, और उसके लिए हमें एक और अच्छा अनुभव आ रहा है थैंक्स टू कोरोना। इन दैट सेंस, कोरोना के कारण ऑनलाइन एजुकेशन की मर्यादा अभिभावक और बच्चे दोनों को ठीक ठीक ध्यान में आ गई, और जितना संभव है स्क्रीन टाइम से हटकर प्रत्यक्ष छपी हुई किताबें पढ़ने में बच्चों का और अभिभावकों का भी मन कोरोना के बाद बन गया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज भारत में 8% पब्लिकेशन इंडस्ट्री प्रतिवर्ष बढ़ रही है, लेकिन किसी भी पब्लिशर के सेल में या नंबर ऑफ टाइटल्स में 35 to 40% टाइटल्स ये चिल्ड्रन बुक्स की है। इस प्रकार का उसका एक क्या कहेंगे माहौल बन गया। इसलिए हम भी चिल्ड्रन बुक फेयर्स और चिल्ड्रन सेक्शन में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और इसीलिए हमारा एक सेपरेट सेक्शन भी है, NCCL। तो मेरा कहना है कि इस प्रकार से नेशनल बुक ट्रस्ट का भी एक इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आप सबके सम्मुख रखना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आज के विषय के बारे में, तो आज के विषय के बारे में युवाओं में वाचन संस्कार। तो ये जो आज विषय मैंने लिया है, तो मुझे एक ध्यान में बात आ रही है, और वो जो बात मुझे ध्यान में आ रही वो ऐसी है कि किताबें तो बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित हो रही है, लेकिन वाचन संस्कृति का निर्माण ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, ऐसा मेरा मानना है। फुल जूम नहीं हो रहा है, देख लो यहां से। तो वाचन संस्कृति का अगर निर्माण होना है, अरे ओके, आई एम सॉरी। तो अब मेरे मन में एक बात आती है कि
मनुष्य के जीवन में विचार का बड़ा महत्व है। ऐसा कहते हैं कि द थॉट्स कैन मूव द वर्ल्ड, अलग अलग प्रकार से। और इसीलिए वो जो थॉट्स है वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क तक कहां से आते हैं? तो स्वाभाविक रूप से पेरेंट्स, स्कूल, लेकिन एक लगातार विचार को अपने मन के अंदर लाने वाला सच्चा साथी अगर कोई है जीवन भर के लिए, तो वो है पुस्तक है। और जो थॉट्स दुनिया को बदल सकता है, उन थॉट्स को अपने अंदर समाहित करने का सच्चा साथी है किताब, पुस्तक है। और इसीलिए भी पुस्तकों का महत्व और पुस्तक पढ़ने का महत्व ये बहुत है। पुस्तक के रूप से मुझे लगता है हमेशा दो बातें मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है। एक तो विचार, आजकल और भी एक दिक्कत आ रही है, भावनाओं के अलग अलग शेड्स को भी ठीक प्रकार से समझना और व्यक्त होना, इसकी क्षमता भी आजकल कम हो रही है। यानी मैं कई बार देखता हूं तो इमोजी के माध्यम से भावना व्यक्त करते हैं लोग। यानी मैं कोई उसका विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, मैं भी कभी कभी करता हूं, लेकिन एक इमोजी क्या सभी उस भावना की शेड को वास्तव में व्यक्त कर सकता है? मेरे हिसाब से नहीं कर सकता है। इसीलिए भी भावना और विचार दोनों का अगर प्रगटीकरण ठीक प्रकार से करना है तो शब्द संपदा और एक इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग और ये सब बातें लगातार आ जाती है, वो पठन प्रक्रिया से आती है, जिसके लिए किताब ये एक बहुत बड़ा महत्व का है। मुझे और भी एक वाचन की या रीडिंग कल्चर का बड़ा महत्व लगता है। अगर मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं हूं तो मैं मेरे एक जीवन का अनुभव ले सकता हूं। जीवन के अंत तक मेरा एक जीवन मैंने अनुभव ले लिया। इफ आई एम अ प्रोफेसर क्या करता है, उसका हर्ष विमर्श क्या है, सक्सेस फेल्यूर्स क्या है, लेकिन मैं सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटर के जीवन का अनुभव नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं हूं। और मिली जिंदगी अपने को एक है जिसमें एक प्रोफेशन, एक दिशा में हम काम करते हैं। इसलिए मेरा ये आग्रह रहता है कि अगर आप किताब नहीं पढ़ते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइफ टाइम में आप एक जीवन का अनुभव ले सकते हो। लेकिन मैंने यहां लिखा हुआ है कि वाचन के माध्यम से हजारों व्यक्तियों का जीवन अपरोक्ष रूप से क्यों न हो, आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं लिया है, लेकिन अपरोक्ष रूप से क्यों न हो, व्यक्ति जी सकता है। अगर आप पढ़ते हो तो वो समझ सकते हो आप उसकी भाव भावना। तो इसीलिए किताबें पढ़ना भी एक बड़ा महत्व का विषय है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। When country reads, country will lead। तो इस प्रकार की भावना वो। अब इसका लाभ क्या है? किसी भी राष्ट्र की अगर आधारशिला रखनी है तो उस राष्ट्र के व्यक्तियों में मेरे हिसाब से 4 चीजें आवश्यक है। सबसे पहले कि वो समाज या प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानवान हो। अब ज्ञान का अलग अलग अर्थ है। ज्ञान यानी ऑलवेज पीएचडी नहीं है। ज्ञान का अलग अलग अर्थ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज, उसके आगे एक विजडम भी है। तो यानी इसलिए मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, लेकिन व्यक्ति ज्ञानवान होना चाहिए न्यूनतम। मैंने बीच का लिया है, यानी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम के बीच का ज्ञान, यहां तक मैंने अभी कहा है, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है वो सहृदयता, जो आज बहुत मिसिंग है। क्या ऐसा हम अनुभव करते हैं? यानी मेरा मन और आपका मन अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में आपका रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, लेकिन मैं सहृदयता से आपके भाव को समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं। अदरवाइज फैनेटिज्म उत्पन्न होता है। इसीलिए सहृदयता। अब सहृदयता ये भी एक देश के प्रत्येक व्यक्ति में अगर उत्पन्न हो जाए तो वो सशक्त राष्ट्र की आधारशिला बन सकता है। सहृदयता का ही बेस है संवेदनशीलता। यानी सहृदय व्यक्ति के बारे में आप हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के किताब में मुझे पढ़ने को एक वाक्य मिला और वो मुझसे मैं बहुत प्रभावित हुआ।
उसने कहा कि एक कपल प्रेम करते हुए बगीचे में बैठे थे और बैठे बैठे उसके जो हस्बैंड कहो या जो भी पुरुष थे, उसने ऐसे ही मजाक में वहां बाजू का जो एक क्या बोलते हैं तृण, उस तृण को हटाकर जमीन से अपने प्रियतमा के सर पे डाल दिया, जिसके ऊपर एक फूल था। तो प्रियतमा ने उस समय तो हंस के रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उसने बोला कि इस पृथ्वी में जो एक जीव है उसको इस प्रकार से कुचलने का आपको कोई भी अधिकार नहीं, मुझे खुश करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। अब देखो आप संवेदनशीलता उस महिला की देखो, उसको लगा कि केवल मनुष्य के बारे में सहृदयता से सोचना इतना ही नहीं है, इस पृथ्वी पर जो भी है, सजीव है, निर्जीव है, सबके बारे में ठीक प्रकार से अगर हम सोचते हैं, संवेदनशीलता से सोचते हैं, तो ही जाकर हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यानी मैं संत का नाम थोड़ा भूल रहा हूं, महाराष्ट्र का है, लेकिन इट्स नॉट कमिंग इन माय माइंड। उन्होंने कहा कि बुडती हे जन न पाहवे डोळा, म्हणोनी कळवळा येत असे। तुकाराम जी, बुडती हे जन न पाहावे डोळा, म्हणोनी कळवळा येत असे। यानी आज भी मेरे देश के कई बंधु 2 समय का भोजन नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, बुड़ रहे हैं, डूब रहे हैं। क्या हमारे मन में कड़वड़ा उत्पन्न होता है? कड़वड़ा है इसलिए हर बार हमारी खुशी छोड़कर चेहरा ऐसा करके, क्यों बेटा ऐसा बैठे हो, नहीं 10% लोग भूखे हैं, ये मेरा कहना नहीं है। इसका भाव है कि ये जो संवेदनशीलता है, ये अगर व्यक्ति में होगी तो ऐसे व्यक्तियों का समूह ये सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होगा। और अंत में इंक्लूसिवनेस, सर्वसमावेशकता। तो मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज को अगर ज्ञानवान, सहृदयी, संवेदनशील और सर्वसमावेशी अगर बनाना है, तो आज तो मुझे लगता है कि पठन के अलावा, पुस्तकों के वाचन के अलावा दूसरा कोई परमानेंट, शाश्वत मार्ग नहीं है। तो ये भी मेरे मन में एक भाव आता है, लेकिन उसकी ही आज कमी है। इसलिए मेरे मन में आ रहा है कि इसके बढ़ाने के लिए हर एक स्तर पर काम होना चाहिए। व्यक्ति, परिवार, इंस्टीट्यूट्स, एनजीओस, गवर्नमेंट्स, सब जाकर अगर वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाएंगे, तभी जाकर शायद इस विषय पर हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसे सोच रहा था कि मैं क्या क्या हो सकता है अपने देश में वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। अब व्यक्तिगत स्तर पर पुस्तक महोत्सव के लिए मुझे 2 देशों में जाने का मौका मिला। मैं ज्यादा देशों में गया, लेकिन 2 देशों का मुझे बहुत विशेष ध्यान आ रहा है। एक है जर्मनी। आपको मालूम है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, आप में से कुछ लोगों ने सुना है, आज तक का सबसे बड़ा B2B बुक फेयर वो है। वहां बुक फेयर में लाखों लोग देखने के लिए नहीं आते, कस्टमर आकर किताबें नहीं परचेस करते, वो राइट्स ट्रांसफर होते हैं अलग अलग भाषाओं के। तो उस प्रकार का B2B पुस्तक मेला है वो फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। तो फ्रैंकफर्ट में हम उतरे, घूमे, जगह जगह गए। यू विल नॉट बिलीव, कोई भी जर्मन व्यक्ति ने, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, हमने ट्रेन से ट्रेवल किया फ्रैंकफर्ट टू बर्लिन, हम आ गए क्योंकि बर्लिन एम्बेसी में हमें जाना था। यू विल नॉट बिलीव, मिनिमम 30 to 40% पीपल व्हाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, बैठने के बाद, सेटल होने के बाद, पानी पीने के बाद, वो क्या करते हैं, किताब निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मेरा कोई मोबाइल चलाने का विरोध नहीं है, लेकिन ये मैंने लंदन और जर्मनी दोनों देशों में देखा। एक फिगर है मेरा, उसका ऑथेंटिसिटी मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए अगर कोट करना है तो जर्मनी का रीडरशिप पर ईयर पर पर्सन 7 पुस्तकें हैं, 7 पर ईयर पर पर्सन। इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति 7 किताबें नहीं पढ़ता है, कुछ लोग नहीं पढ़ते होंगे, कुछ लोग 14 पढ़ते हैं, एवरेज मैं बोल रहा हूं।
ब्रिटेन का है 6 किताबें, भारत का है 0.34। तो ये भी एक मुझे ध्यान में आया कि ये कैसे हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं और परिवार के स्तर पर। कई बार यंग कपल्स मुझे मिलते हैं और कहते हैं क्या करें सर, बच्चे सुनते नहीं है, हम कितना बोलते हैं डिवाइस मत देखो, मोबाइल मत देखो, बच्चे सुनते नहीं है। मुझे ऐसे लगा कि देखो, बच्चे कभी भी सुनते नहीं है, बच्चे देखते हैं। क्या उन्होंने अपने प्रतिदिन के जीवन में, सप्ताह में अपने माता पिता को आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हुए देखा है क्या? आज भी प्रोफेशन में रहने के बाद भी वो अगर देखा नहीं है, उन्होंने इतना ही देखा है कि माता पिता आते हैं तो टीवी भी देखते हैं, कुछ चैनल देखते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, उन्होंने किताब पढ़ते हुए नहीं देखा है। अगर ये नहीं देखा है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर और परिवार के स्तर पर एक प्रयोग हमने दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से किया था। हम प्रति सप्ताह 2-2 स्कूल्स के बच्चों को हमारे ऑफिस में लाते हैं और उनका इंटरेक्शन, किताब, स्टोरी टेलिंग, कार्टून मेकिंग, ऐसा सब हम करते हैं। उनके जरिए हमने ये प्रयास किया, परिवार में प्रतिदिन या प्रति सप्ताह सामूहिक वाचन कर सकते हैं क्या? मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 15 मिनट माता पिता, दोनों बच्चे, जो भी है बच्चे, दादा दादी, अपने रुचि का किताब ले, भोजन के बाद कह के सब बंद करेंगे, 15 मिनट हम किताब पढ़े। और अगर ये संभव नहीं है तो एक किताब कोई व्यक्ति सामूहिक पढ़े, लेकिन उसमें परिवार के सभी सदस्य अगर सम्मिलित हो गए और ये अगर रूटीन हो गया तो शायद वाचन संस्कृति को बढ़ावा मिलने में ये सिद्ध होगा क्या, ये उपयोगी होगा क्या। तो इसका भी विचार हमें मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। फिर मुझे एक ऐसे भी लगता है कि हम कई बार पूछते हैं कि क्या भाई आजकल क्या कर रहे हो? क्या हमने कभी पूछा है क्या भाई आजकल क्या पढ़ रहे हो? नॉर्मल क्वेश्चन है, मिलने के बाद हाउ आर यू, कैसे है भाई, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल में, नौकरी, कहां घूम कर आया, क्या, यही उत्तर हमें भी अपेक्षित है। लेकिन क्या हम ये शुरू कर सकते, क्या भाई आजकल क्या पढ़ रहे हो? हाँ, लेकिन ये पूछने के लिए कुछ हमको भी तो पढ़ना पड़ेगा, ये भी तो एक मैटर है। लेकिन ये बात बड़ी छोटी है, लेकिन क्या इससे हम हमारे जहन में वाचन की बात ला सकते हैं क्या? आई एम श्योर किसी भी सिस्टम का 100% एफिशिएंसी नहीं होती और 100% आउटपुट नहीं होता है। एक मॉडरेट 30% भी इसमें सक्सेस रेट हो गया और 30% लोग भी पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो आजकल क्या पढ़ रहे हो, ये भी एक बात सोचनी चाहिए। शिरीष केदारे जी, ऑनरेबल डायरेक्टर, ने मुझे बुके देते समय एक कमेंट की, हर एक संस्था का एक सम्मान मेरे भी मन में है और एक पुष्प जैसा ताजा, रसीला, आनंद देने वाला गुच्छ देना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एनबीटी ने यह तय किया है, बुक्स नो बुके, बुक्स नो मोमेंटो। क्यों? बुक्स देने के बाद चलो मैंने नहीं पढ़ा, समझो मेरा वो रुचि नहीं है सब्जेक्ट का, मैं क्या करूंगा उस किताब का? मैं किसी और को दूंगा, वो और किसी को जाएगा, शायद द रीडेबिलिटी विल बी इंक्रीज, नॉट बाय मी। तो ऐसी कई बातें, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि घर में जन्मदिन वगैरह पर क्या हम किताब देने का कर सकते हैं क्या? मैं मेरे उदाहरण से बताता हूं। मेरे माता और पिता दोनों ठाणे के बहुत प्राचीन, जिसको अभी शायद 100 साल पूरे हो गए, मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे मराठी ग्रंथ संग्रहालय, उसके मेंबर थे और वो प्रति माह 2 किताबें लाते थे। दुर्भाग्य से आज मैं और मेरी पत्नी किसी भी लाइब्रेरी के मेंबर नहीं है। देखो एक जनरेशन के बाद क्या चेंज हो गया। तो मुझे पहले से पता था कि घर में प्रति माह 2 किताबें आती है, माता पिता पढ़ते हैं, फिर वो एक्सचेंज करते हैं। ये जो एक सिस्टम परिवार में जो आना चाहिए, तो क्या ये भी हम कुछ आर्टिफिशियली क्यों ना हो, कर सकते हैं क्या? लोग पूछेंगे अरे यार आजकल कोई जरूरत नहीं है, बुक्स आर अवेलेबल ऑन द क्लिक्स इन द मोबाइल और
लैपटॉप, मैं मानता हूं, लेकिन इस प्रकार का भी कोई एक विषय हमको करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज, मैं स्वयं प्रोफेसर रहा, मैंने कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज का लाइब्रेरी होता है, मुझे वो कोई खास अट्रैक्टिव नहीं लगता है। उसका एक टाइम होता है, और कॉलेज का लाइब्रेरियन कई जगह पर, मैं आईआईटी की बात नहीं कह रहा हूं, एटीएम जैसा होता है। आप किताब का नाम बोलो, वो जाकर लाकर देगा, रिटर्न करते समय कहेगा कि आपका 3 दिन का लेट है, इतना फाइन भरो। एक्चुअली लाइब्रेरियन का काम उससे कई ज्यादा है। उसने सजेस्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, न्यू अराइवल्स के बारे में उस प्रकार के स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को बुलाकर ये आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, ऐसा कर प्रमोट करना चाहिए। एक टीचर अपने जीवन में जितने व्यक्तियों का यानी विद्यार्थियों का जीवन बदल सकता है, उससे कई गुना ज्यादा लाइब्रेरियन कर सकता है, अगर उसका उस प्रकार से ट्रेनिंग हो तो। और मैं केवल कॉलेज के नहीं कह रहा हूं, कॉलेज की लाइब्रेरी क्यों, कक्षा में क्यों लाइब्रेरी नहीं होती है? एक कक्षा में 50-60 किताबें पड़ी रहे, नहीं तो फिर मिसिंग हो गया तो उसका कॉस्ट क्या क्या करेंगे? अरे होने दो मिसिंग, बच्चों ने लिया और मजाक करके कुछ उसके चित्रों को दाढ़ी मूछ बनाए तो क्या होगा? कई बार हम इस प्रकार के विषयों में बड़े जागरूक ज्यादा रहते हैं, और इसलिए हम उसको, एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी में जाकर किताब ढूंढने से अच्छा है मेरे कक्षा में अगर एक 60 बुक का पेटी लाइब्रेरी मेरे कक्षा का होगा, कोई भी आएगा वो किताब लेकर जाएगा, किसी एक मॉनिटर के पास उसकी रजिस्ट्रेशन होगा, तो ये चलेगा नहीं क्या? शायद पढ़ना ठीक है, 5% लॉस होगा, कैन इंस्टीट्यूट नॉट बेयर दैट 5% लॉस? लेकिन उसके फ्लिप साइड में जो आउटपुट है वो आप देखिए। अच्छा, स्कूल, मैं एनबीडी के कारण स्कूल में जाता हूं, तो स्कूल के लाइब्रेरियन से मेरा मिलना होता है। आप विचार करो, स्कूल के लाइब्रेरी में बच्चे गए, और वहां जो बेंचेस है उनके हाइट के छोटे होते हैं, और उसके ऊपर उसने ऐसा सर रख के वो सो गया। आपको क्या लगता है लाइब्रेरियन क्या करेगा? हे, उठो उठो, ठीक है ना, उसको थोड़ा फ्रेश होने के लिए उसने किताब के ही ऊपर हाथ रखकर वो सो गया, क्या फर्क क्या पड़ता है? पढ़ते समय थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अगर उसने ऐसे किया। मैं फिर से एक बार शारजा इंटरनेशनल बुक में गया था। शारजा बुक इंटरनेशनल बहुत बड़ा है, और हमारे भारत के तमिलनाडु के बहुत सारे लोग आज शारजा में, एंड दे आर रियली हैविंग 2 डिजिट में उनके स्टॉल्स है तमिल लिटरेचर का। तो वो मुझे वहां के एक लाइब्रेरी में गए, एंड आई वाज शॉक्ड। शारजा की मैं बात कर रहा हूं, वहां बच्चों के लाइब्रेरी में खिलौने, चॉकलेट्स, सोने के लिए बेड है ना, ऐसा वैसे बेड नहीं, थोड़ा एक, और बच्चे आते हैं, सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते भी नहीं है, चॉकलेट खाकर चले जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी कई बातें लाइब्रेरी को एक वाइब्रेंट, हमारी लाइब्रेरी डिसिप्लिन होती है। हाँ, इसका अर्थ वहां चिल्लम चिल्ली नहीं करना, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ पैरामीटर्स अगर हम तय करेंगे तो मुझे लगता है कि उपयोग होगा। मैंने किसी लाइब्रेरी में लेखकों से इंटरेक्शन प्रोग्राम बहुत कम देखे हैं। नए नए किताब है, अगर लेखकों के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे, मुझे विजेटीआई की याद आ रही है। मैं विजेटीआई में पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर नया आया था, मैंने 84 में मैंने पास आउट किया बीटेक। तो माइक्रो प्रोसेसर का गांवकर करके अमेरिका के एक बड़े ऑथर थे, विजेटीआई ने उनको बुलाया था, और 3 दिन उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा था। एंड यू विल नॉट बिलीव, वो इंटरेक्शन मुझे आज भी याद है। जिनका किताब मैं पढ़ रहा हूं, उस प्रत्यक्ष लेखक से बात करना, ये तो मैं एकेडमिक्स बुक की बात कर रहा हूं, लेकिन कैजुअल बुक के लिए भी नहीं कर सकते हैं क्या? हम शिवाजी सावंत, वीणा गवाणकर, ऐसे कई ऑथर्स को बुलाकर, मराठी हर एक भाषा के होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते? बट लाइब्रेरीज में ये बहुत कम होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हमें कुछ सोचना चाहिए। एक मुझे और भी एक बात ध्यान में आती है, जो हमने सबने मिलकर करना चाहिए, वो स्पीड रीडिंग। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी स्पीड रीडिंग फॉर्मली पढ़ाई जाती है। मेरा मानना है कि इसकी आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। बचपन में हम धृतराष्ट्र शब्द कैसे पढ़ते थे? ध
फिर वो ऐसा, फिर उसको उकार और र ऐसा भी नहीं, वो अलग कुछ है। ध्रुव त र, उसको एक काना रा, श त र ष्ट्र, धृतराष्ट्र। फिर जाकर हमारे दिमाग में वो अंधा राजा आता था दिमाग में। लेकिन क्या यही बात 5वीं कक्षा में हम वही ऐसा ही पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र? वी टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दैट वर्ड, अक्षर एक एक अक्षर नहीं पढ़ते, वी टेक अ स्नैपशॉट और उसके बाद हमको ध्यान में आता है धृतराष्ट्र। कैन वी नॉट ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द सेंटेंस? नो डाउट इट इज डिफिकल्ट। यानी हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, स्पीड रीडिंग में क्या हम ऊपर से नीचे पढ़ने का कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्योंकि उस वाक्य के प्रत्येक शब्द को हम पकड़ सकते हैं एक में। हमारे आंख का भी मेरे हिसाब से 120 विजन का ये रेंज रहता है। तो कैन वी नॉट हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ स्पीड रीडिंग इन आवर इंस्टीट्यूट्स एज अ कंपल्सरी कोर्स? मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो होगा तो आपका रीडिंग फास्ट होगा। रीडिंग करते समय हमें स्कूल में बताया जाता था कि रीडिंग करते समय पेंसिल नहीं है आपके हाथ में तो आपका रीडिंग ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। क्योंकि कुछ शब्द हम अड़ गए तो हम क्या करते, चलो ठीक है अंदाज से, नो यू शुड अंडरलाइन इट, बाद में जाकर उसका मीनिंग देखो, लिखो। वो पढ़ते समय आपके मन में कुछ विचार आ गया, आप क्वेश्चन मार्क करके वहां लिख कर रखो, क्योंकि रीडिंग से विचार हमारे बढ़ने चाहिए। तो ये भी बात है। तो इस प्रकार से रीडिंग के बारे में हम बता सकते हैं क्या, फॉर्मली ट्रेन कर सकते हैं क्या स्पीड रीडिंग के बारे में? विश्वविद्यालय के स्तर पर भी मुझे लगता है कि भाषांतर के कोर्सेस बहुत आवश्यक है। आज कन्नड़ा टू तमिल मिल जाते हैं लोग एनबीटी को, बंगला टू कन्नड़ा नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिसकी मातृभाषा कन्नड़ा है और वो बंगला में एक्सपर्ट है ये नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, बंगला टू हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश टू कन्नड़ा। तो दो एक स्टेप बढ़ जाती है ना, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है, तो टोटल भाव कम होता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज को भाषांतर के बारे में कोर्सेस करना है। एक और छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, वो है रीडिंग कंसल्टेंट। ये वैसे बहुत जगह पर उपलब्ध है रीडिंग कंसल्टेंट, विदेशों में तो है, बुक फेयर्स में तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे पब्लिशर्स के स्टॉल लगते हैं ना, वहां रीडिंग कंसल्टेंट के स्टॉल लगते हैं। स्टॉल यानी वो एक टेबल स्पेस लेकर बैठता है 8 दिन, रीडिंग कंसल्टेंट। उसके पास पब्लिशर आता है और वो बोलता है क्या है, मुझे यंग एडल्ट्स के बारे में किताब निकालना है। यंग एडल्ट्स के बारे में क्या है, उनके भाव विश्व में आज क्या है, विच बुक विल बी हिट, तो ये रीडिंग कंसल्टेंट उसको बताता है, उसका वो पैसा लेता है। आज किताबें बहुत आती है, मेरे एस्पिरेशन के हिसाब से मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसका प्रिस्क्रिप्शन मैं रीडिंग कंसल्टेंट से ले सकता हूं क्या? नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हर किताब मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए समय जाएगा। जैसे मैं बीमार हो गया तो मैं मेरे रिक्वायरमेंट बताता हूं और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेता हूं कि आप क्रोसिन ले लो फलाना ढिमाका और 2 दिन के बाद मुझे बताओ। अगर मैंने कहा कि आई एम अ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट बट आई वांट टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये मेरा एस्पिरेशन है। आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी किताब, 4 किताब अभी पढ़ना चाहिए विच विल हेल्प मी इन माय करियर। चलो ये तो एक व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए हुआ। एक उदाहरण मैं बताता हूं रीडिंग कंसल्टेंट का। जोधा अकबर सिनेमा आपने कभी देखा होगा, सुना तो जरूर होगा, मेरे ख्याल से आशुतोष ना, उसका आशुतोष गोवारिकर ने बनाया। आशुतोष गोवारिकर यूज्ड रीडिंग कंसल्टेंट फॉर जोधा अकबर। हीरोइन जोधा, हीरो अकबर, एक हिंदू एक मुसलमान, उसमें कुछ उसने उल्टा सीधा दिखाया और बवाल मच गया, लीगल इश्यूज हो गए तो क्या होगा। सो ही अपॉइंटेड रीडिंग कंसल्टेंट और उसने बोला कि इसका पूरा अध्ययन करके आप मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे दो सो दैट आई विल बी सेव्ड फ्रॉम लीगल इश्यूज एंड नैतिक इश्यूज। दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब आशुतोष गोवारिकर जैसे व्यक्ति को यह संभव नहीं है कि वो पूरा पढ़ाई करके, उसका रिसर्च टीम है, लेकिन उसको अगर बोला कि जोधा अकबर पे पढ़ो तो हर किताब उनको देखना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट अ रीडिंग कंसल्टेंट कैन बी यूज्ड टू डू द थिंग्स फास्ट।
तो इसलिए मुझे एक लगता है कि ये रीडिंग कंसल्टेंट, मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सिटीज में रीडिंग कंसल्टेंट और पब्लिकेशन के सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू होने चाहिए। तो ये भी एक बड़ा विषय मुझे इसमें लगता है। स्वयंसेवी संस्था और सामाजिक संस्था प्रतियोगिता वगैरह तो है। दिल्ली में एक संस्था मैंने देखी जिसका है नाम है पुस्तक क्लिनिक, वो चलाते हैं। वो वैसे रीडिंग के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं करते। वो क्या बोलते हैं बच्चों को या बड़ों किसी को भी, आपके पास जो खराब हुई किताबें हमको लाके दे दो, हम उसको ठीक करके या तो आपको देंगे या दूसरे को देंगे। हमारे पास थाना के पास डोंबिवली में पई लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी है, वो आदान प्रदान चलाते हैं। वो फड़के रोड डोंबिवली का, वहां पर अपने किताबें रख देते हैं पूरी जो उनको रखनी है। कोई भी व्यक्ति आए, एक किताब वहां रखे और वहां का जो अच्छा लगे वो किताब लेकर जाए। कॉस्ट, नंबर ऑफ पेजेस कोई इश्यू नहीं है, 1 to 1, so that total number of books of पई लाइब्रेरी will remain constant। अब ये वो कर रहे हैं और उनका कहना है कि उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो क्या ऐसे कई प्रकार के उपक्रम हम कर सकते हैं क्या, इवन एज एन इंस्टीट्यूट। मैं और एक प्रकल्प मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं स्वयं जाके आया। गुड फेलोज वाला व्यक्ति आपको मालूम है, शंतनु नायडू, जो रतन टाटा जी का कंसल्टेंट रहा। रतन जी टाटा तो चले गए। उन्होंने एक काम किया है, बुकीज करके उनका इनिशिएटिव है। मुंबई में मैं जाके आया। ही हैज स्टार्टेड इन पुणे, बेंगलोर, इवन इन दिल्ली। इट इज कम्युनिटी बेस्ड रीडिंग इनिशिएटिव। वो क्या करते हैं, सैटरडे 8 to 10 मॉर्निंग फलाना पार्क, उस पार्क में 2 घंटे के लिए आप आइए, अपना किताब लेकर आइए या मैं किताब दे दूंगा, यानी एज अ ऑर्गेनाइजर। आते ही वहां मोबाइल पार्किंग का सिस्टम है, यानी हम कभी कभी मंदिर में जाते तो चप्पल जूते छोड़कर टोकन लेते हैं, तो वहां मोबाइल छोड़ना है, मोबाइल का टोकन लेना है, अंदर जाना है, 2 घंटे किताब पढ़ना है। वहां चाय, थोड़ा लाइट रिफ्रेशमेंट का भी व्यवस्था, वो पेड है। तो आप 2 घंटा रुको, जाओ वहां पढ़ो, 2 घंटे के बाद फ्री। और 2 घंटा रहना है, कंपल्शन नहीं है। आपको लगा नहीं यार आज 1 घंटा हो गया मैं निकल जाता हूं, निकल जाओ, नो कंपल्शन। लेकिन 8-10 बार प्रति वीक, एक बार छुट्टी के दिन आने के बाद इंटरव्यू में उनके लोगों ने बताया कि हमको इस प्रकार के मास साइलेंट रीडिंग से क्या आनंद आता है ये अनुभव ही नहीं हुआ था। अब जाकर ये मास रीडिंग बंद भी हो गया ना, तो भी प्रति सैटरडे मैं अपने घर में 2 घंटा पढ़ूंगा। क्योंकि वो बोलते ना, एक बार आपने अमृत चख लिया तो फिर बाकी पेय का आपका मन टूट जाता है, फिर आप उसी दिशा में जाते हैं। लेकिन अमृत चखाएगा कौन? तो कभी कभी ये जो कलेक्टिव इनिशिएटिव्स है ना, ये उसका उपयोग हो सकते हैं, उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के भी विषय अगर हम कुछ करें, इवन एन इंस्टीट्यूट कैन डू दिस। अब मेरा सोमैया इंस्टीट्यूट है, तो सोमैया में अच्छा ग्राउंड है, हॉस्टल में लोग रहते हैं। कैन सोमैया नॉट स्टार्ट दैट? परहैप्स दे कैन स्टार्ट। तो ये भी मुझे एक सरकार के स्तर पर तो बहुत करने की बात है, समय भी हो गया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बुक कैपिटल। दिस टाइम मोरक्को को एक सिटी को मिला है। तो भारत सरकार ने गत वर्ष एनबीटी के प्रयास से लखनऊ को पिच किया था वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए। उसके कई पैरामीटर्स है कि उस सिटी में रीडिंग का कैसा है, यानी उनके छोटे छोटे पॉइंट्स है। हम होटल में जाते हैं तो क्या होटल में टेबल पर कोई भी रैंडम 2 किताब रखते हैं क्या? वहां पे जहां वर्ल्ड बुक कैपिटल होना है, आपने ऑर्डर दे दिया तो आप बात करेंगे या मोबाइल चलाएंगे। यानी कभी कभी तो फैमिली के 4 लोग होटल में बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं और चारों अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। तो वहां अगर 2 किताबें हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन टेक एंड स्टार्ट। तो ऐसे कई पैरामीटर्स है उनके वर्ल्ड बुक कैपिटल दर्जा किसी भी सिटी को देने के लिए। इट्स अ यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव। लास्ट टाइम एनबीटी ट्राइड फॉर लखनऊ, अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड। लेकिन ऐसे कई इश्यूज के बारे में सरकारें बहुत प्रयास कर सकती है। एयरपोर्ट लाउंज, रेलवे स्टेशंस पे
तो ऐसे मुझे लगता है कि कई विषय उसमें आएंगे। अब एक लास्ट पॉइंट बताकर मैं मेरे कथन को समाप्त करूंगा, और वो है 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो इतना मेरे का कहना है कि आजकल थोड़ा डिजिटल रीडिंग और प्रिंटेड रीडिंग के बारे में बहुत चर्चा होती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का बड़ा सिंपल रूल है कि डिजिटल रीडिंग इज नथिंग बट द चेंज ऑफ मीडियम। पहले हम बात करके श्रुति स्मृति जिसको कहते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती थी, बाद में हस्तलिखित आए, प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद प्रिंटेड किताबें आई, अब डिजिटल आ गई है। इसलिए डिजिटल अच्छी कि प्रिंटेड अच्छी, एनबीटी का कहना है इट इज अ प्योर चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल, बोथ हैज गॉट इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, ई बुक जब आ गया मार्केट के हिसाब से, ई बुक अभी डाउन पे है, एनबीटी का ई बुक्स है। ई बुक डाउन का एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट क्या था? एक ही किंडल में, लैपटॉप में आप 100 बुक रख के चल सकते हो। यही 100 बुक लेकर आपको चलना पड़े फिजिकल तो इम्पॉसिबल होगा। बाद में लोगों को ध्यान में आया 100 बुक मेरे लैपटॉप में है, लेकिन पढ़ता हूं मैं एक समय में एक ही, तो वो कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है। ऑडियो बुक्स, बीच में ऑडियो बुक्स बहुत आ गई, लेकिन फिर भी ऑडियो बुक्स में डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन ऑडियो बुक्स कैन वर्क एज ए एक्सेलेंट ट्रिगर फॉर फर्दर रीडिंग। यानी मैं मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, एवरी पर्सन हैज टू ट्रैवल टू देयर ऑफिस एटलीस्ट 30-45 मिनट्स, टू एंड फ्रो दोनों मिलकर घंटा 1.5 घंटा जाता है। उस समय अगर वो ऑडियो बुक्स पढ़ता है, सुनता है, तो शायद उसको लगे कि यार इस बुक में दम है, देन ही कैन गो टू अमेज़न एंड ऑर्डर द बुक। तो इसलिए ऑडियो, ई बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, इसमें डिस्क्रिप्शन मत करो कि ये अच्छा है वो अच्छा है। कई मेरे जैसे उम्र के लोग कहते हैं कि पुस्तक का एक स्मेल आता है, कागज का उसको स्पर्श करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। ये नया लड़का बोलता है, जेनजी बोलता है वो स्मेल बेल आप हमको मत बताओ, मैं डिजिटली पढ़ूंगा। तो इसमें नहीं जाएंगे। मेरा तो उल्टा कहना है, डिजिटल पढ़ो या प्रिंटेड पढ़ो, अरे पढ़ो तो सही, बाद में आप ही एनालाइज कर पाएंगे कि मेरे लिए सूटेबल क्या है और कौन से विषय के लिए कौन सा मीडियम सूटेबल है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के चरित्र को मैं 100% ऑडियो पे नहीं सुन सकता हूं। मुझे ऑडियो पे क्या है, स्टोरी, लाइट, इस प्रकार का मैं पढ़ सकता हूं। तो हर एक का अपना स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें न पढ़ते हुए कौन सा अच्छा है, डिजिटल अच्छा का प्रिंटेड अच्छा, पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि इसके लिए एक अभियान की जरूरत है। यानी 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेरे हिसाब से लाभ क्या है, वो कितने देशों में होता है वो सब बात छोड़ दो। जब मैं 500 लोगों के साथ उस दिन फोटो के लिए, क्योंकि मैंने किसी को बोल के रखा रहता है कि मेरा फोटो निकालना, मुझे अपलोड करना है, फोटो के लिए क्यों ना हो, मैं योग दिवस पर जाकर योग करता हूं एक 500 लोगों के साथ, तो मेरे मन में भाव जगता है कि यार ये ठीक है, एक दिन तो मैं किया, एक्चुअली मुझे ये रोज करना चाहिए। एक्चुअली मैं करता हूं क्या? नहीं, शायद दूसरा 21 जून आता है तब मैं उसी दिन जाता हूं। लेकिन एक सामूहिक अभियान अगर हम शुरू करेंगे पढ़ने का, परिवार से लेकर समाज तक, तो मुझे लगता है कि रीडिंग कल्चर बढ़ेगा। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ सुनकर मेरा ये विचार लिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्ते। आशा है और उम्मीद भी है कि आप आज के इस विषय से बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और ये सच भी है कि पठन संस्कृति से व्यक्तित्व का निर्माण भी बहुत अच्छी तरह से होता है। और मैं अब कार्यक्रम की अगली तौर पे चलता हूं और मैं जोगलेकर सर से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापन। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है और मैं आभार ज्ञापन के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रदान करूँगा हमारे आज के प्रमुख अतिथि प्राध्यापक मिलिंद मराठे जी का, कि जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त दिनक्रम में समय निकाल के हमें उनके विचारों से आज यहाँ आके अवगत कराया। मैं इसी के साथ हमारे सभी सहयोगी कर्मचारी तथा विद्यार्थियों का धन्यवाद करूंगा कि वो यहाँ पे उपस्थित हुए और उनके विचार सुने। साथ ही में मैं धन्यवाद प्रदान करूंगा
उन सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।